करना है वो है हमारे पास हमारी माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक्सेल की असाइनमेंट्स। कुछ बुनियादी वर्किंग है जो हम यहाँ पर परफॉर्म करेंगे या जिसके हवाले से हम अपनी वर्किंग परफॉर्म करेंगे। इसमें हमारे पास सबसे पहले जो ऑप्शन नज़र आती है वो हमारा ये हेडर एरिया है। मैंने आपको कहा था कि यहाँ पर आप इंसर्ट पिक्चर से ऑब्जेक्ट लगा लीजिएगा या टेबल ऑफ 2 को देखिएगा। अब कुछ लोग कह रहे हैं कि सर हमसे 2, 4, 6 नहीं बनता, तो इसका तरीक़ेकार ये है कि आपने यहाँ 2 टाइप करना है, नीचे आपने 4 टाइप करना है और फिर इन दोनों को सिलेक्ट करना है। अगर आप 2 पर रख कर ड्रैग करेंगे तो आपके पास सिर्फ 2 आएगा, अगर आप दोनों पर रख के ड्रैग करेंगे तो ही आपके पास जो है वो कॉमन इंटरवल से डाटा जो है वो आगे की तरफ मूव करेगा और इसमें वर्किंग होगी। एक और प्रॉब्लम जो बताई गई वो ये थी कि जब हम इक्वल दबाते हैं और उसके बाद हम एरो की दबाते हैं तो ये आगे कुछ लिखा हुआ आ जाता है। याद रखिएगा, इक्वल दबाकर एरो की दबाने पर ये जो आगे कुछ लिखा हुआ आता है, ये जो आगे लिखा हुआ आ रहा है ये बेसिकली सेल रेफरेंस है। तो आपने करना ये है कि आपने इसको नहीं लिखना, आपने इक्वल दबाकर एंटर प्रेस करना है, क्योंकि एक्सेल में जब आप इक्वल दबाकर एरो की यूज करते हैं तो एक्सेल ये समझता है कि अब आप इक्वल लिखकर आगे प्रेस करने पर कोई फार्मूला रिटर्न कर रहे हैं। नंबर नेक्स्ट, अगर आप यहाँ माइनस या आप यहाँ पर प्लस लिखकर भी एरो की यूज करेंगे तो भी एक्सेल ये समझेगा कि आपने यहाँ पर जो डाटा लिखा है वो किसी फार्मूले का हिस्सा है। यानी अगर मैं माइनस के बाद लिखूं या मैं यहाँ प्लस लिखने के बाद एरो की यूज करता हूं तब भी एक्सेल यही समझेगा कि आपका जो डाटा है वो किसी फार्मूले का हिस्सा है। नेक्स्ट, किसी ने पूछा सर हम जब भी मल्टीप्लाई डालने की कोशिश करते हैं तो हमारे पास यहाँ स्टार का निशान आ जाता है। याद रखें ये स्टार नहीं है, ये एक्स है और ये एक्स वही है, चाहे आप इसे छोटी एबीसी में देख लें या आप इसे बड़ी एबीसी में देख लें, तो ये वही वाला एक्स है। यानी आप मल्टीप्लाई के लिए एक्स के साइन को यूज करेंगे। बाकी मर्जिंग थी, मर्जिंग में आप 2 या 4 जितने भी सेल्स आपके पास हैं उन्हें आप सिलेक्ट करें। सिलेक्ट करने के बाद आपने मर्ज सेंटर या मर्ज क्रॉस पे क्लिक करना है। देन यू टाइप इट इज अ टेबल ऑफ 2, आप यहाँ हेडिंग लिख दें तो आपके पास आपका जो डाटा है वो इस तरह से आ जाएगा। याद रखें, अगर मैं अपने डाटे पर बॉर्डर लगाते वक्त मैंने कंट्रोल 1 किया और ये सारा हिस्सा सेलेक्ट किया है और बॉर्डर लगाते वक्त मैं यहाँ पर सिंपल बॉर्डर यूज कर लेता हूँ तो ये बाहर आ जाएंगे, और अगर आप अंदर की तरफ बॉर्डर यूज करते हैं तो आपके पास ये बॉर्डर कुछ इस तरह से दिखाई देंगे। अब आप गैप कम या ज़्यादा जो भी आप वर्किंग करना चाहते हैं वो यहाँ पर डील कर सकते हैं या उसे यहाँ पर इंप्लीमेंट में ला सकते हैं। नेक्स्ट, अलाइनमेंट के हवाले से बात थी कि अगर मैंने यहाँ 2 लिखा और यहाँ मैं एक्स लिखता हूँ एंड देन आई टाइप इट एज 1, देन मैं इक्वल डालता हूँ और फिर मैं यहाँ पर 2 लिखता हूँ, तो ये करीब दूर कैसे हैं। याद रखिए, मैंने कहा था यहाँ से सिलेक्ट करने के बाद आपने छोटा बड़ा नहीं करना, यहाँ से छोटा बड़ा करेंगे तो कुछ नहीं होगा। आप अपने कॉलम हेडर से जाकर इनको छोटा या बड़ा या जो भी वर्किंग आप यहाँ सेट करना चाहते हैं वो आप अपने डाटे के मुताबिक परफॉर्म करेंगे। फिर आपने इसको ड्रैग करना है, फिर आपने इसको ड्रैग करना है, कंट्रोल पे होल्ड रख के ड्रैग करना है, इक्वल के साथ करना है या जो भी रेफरेंस आपके पास हैं उनके मुताबिक अगर आप ड्रैग करना चाहते हैं तो देख सकते हैं। जो नंबर पूरे नहीं आ रहे थे वो आपको हेड साइन में नजर आएंगे, डबल क्लिक करने पर ये ऑटो फिट हो जाते हैं। डाटे को फॉर्मेटिंग देने के लिए आपने अपने डाटे को सिलेक्ट किया, सिलेक्ट करने के बाद मैंने आपसे ये कहा था कि आप इसकी अलाइनमेंट सेंटर कर दें, कंट्रोल 1 कीजिएगा और आपने दरमियान वाले बॉर्डर अप्लाई नहीं करने। सो आई जस्ट यूज दिस गोल्डन टाइप ऑफ कलर, आउटसाइड में मैंने यूज कर दिया और यहाँ से मैं ये लोअर बॉर्डर पे यूज कर लेता हूँ। सो इट विल लुक लाइक मी दिस, तो ये मेरे पास इस तरह से अवेलेबल हो जाएगा या मैं इसे इस तरह से देख सकता हूँ। उसके बाद मैंने कहा था कि थोड़े से खूबसूरत बनाने के लिए कंट्रोल 1 दोबारा दबाया, आपके पास फिल की ऑप्शन नज़र आती है, आप यहाँ से कोई भी कलर जो देना चाह रहे हैं वो यहाँ से आप अपने डाटे को उस कलर के साथ जो है वो फिल करना चाहें तो आप फिल कर सकते हैं। याद रखिएगा, दीज आर द कलर यूज फॉर फिल एंड दीज आर द कलर यूज फॉर पैटर्न्स। सो मैं यहाँ से कोई भी पैटर्न जो देना चाहूँ मैं अपने डाटे को इस तरह से पैटर्निंग में लिख सकता हूँ या उस पर डिफरेंट पैटर्न्स जो हैं वो अप्लाई कर सकता हूँ। आप चीज़ों को छोटा करके देख सकते हैं, आप चीज़ों को बड़ा करके देख सकते हैं।
तो जो भी उसके मुताबिक आपने वर्किंग जो है वो डील करनी है वो हम इस तरह से अपने पास परफॉर्म कर लेते हैं या उसका इंप्लीमेंट जो है वो अपने पास डील कर लेते हैं। ये थी असाइनमेंट। ऊपर ये टेबल ऑफ टू है, ये कैसे लिखना था, तो मेरा ख्याल है काफ़ी हद तक जो है बैक होम ये बटन शटन बनाने हम वर्ड में काफ़ी डिटेल में सीख चुके हैं। तो यहाँ पर आप जाएं और जाकर इंसर्ट शेप में जाकर जो भी आपने ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करना है वो आप इस तरह से सिलेक्ट कर दें। राइट क्लिक करेंगे, आप ऑप्शन मिलती है एडिट टेक्स्ट की, आपने एडिट टेक्स्ट कर दिया, आप यहाँ पर बैक होम लिख दें। उसके बाद आप अपने इस डाटे को बड़ा कर सकते हैं, छोटा कर सकते हैं, या जो भी आप इस पर सेटिंग करना चाहें आप यहाँ से सेटिंग परफॉर्म कर सकते हैं। सो आई जस्ट सेट Ctrl+1, आप यहाँ से फिल में जाएं और ग्रेडियंट कलर जो भी ग्रेडियंट आप बनाना चाहते हैं बड़ी डिटेल में मैंने आपको समझाया हुआ है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप यहाँ से अपनी मर्जी के ग्रेडियंट्स जो हैं वो यहाँ पे यूटिलाइज कर सकते हैं। सो दीज आर अवेलेबल फॉर यू, आपके पास इस तरह से आ जाते हैं। अब अगर आप अपने टेक्स्ट को या वर्किंग को अलग से करना चाहें तो वो भी आप इस तरह से फॉर्मेट दे सकते हैं। डायरेक्शन, शेप, कोई भी इम्प्लीमेंट आप अपने डाटे पर जस्ट ईच एंड एवरीथिंग विल बी स्टडीड इन अ वर्ड पोर्शन, आप वहाँ ये देख चुके हैं। तो हम इस तरह से कोई भी कलर या इफेक्ट जो है वो अपने टेक्स्ट पर दे सकते हैं। याद रखिएगा जी, नेक्स्ट ऑप्शन जो आपके पास आती है वो थी फैमिली चार्ट की। फैमिली चार्ट के ऊपर थोड़ी सी टेक्निकलिटीज ये थी कि लोगों ने लिख तो लिया, मैंने आपको शायद बताया कि हम इसको सिलेक्ट करते हैं और यहाँ से मर्ज कर दिया। मैं इसमें टेक्स्ट टाइप करूँगा हाउस नंबर 1, स्ट्रीट नंबर 1, रहमान स्ट्रीट, रहमान रोड, रहीम स्ट्रीट, लाहौर। सो आई जस्ट प्रेस एंटर, सो यू विल सी कि मेरे पास इस तरह से मुझे अवेलेबल हो गया है। मैं इस पर Ctrl+1 करता हूँ। अगर आप लाइन ब्रेक करना चाहते हैं तो लाइन ब्रेक करने के लिए वर्ड में था शिफ्ट एंटर, यहाँ हम ऑल्ट एंटर यूज़ करते हैं। इसे लाइन ब्रेक तो हो गई है लेकिन ये उस तरह नहीं आया जिस तरह असाइनमेंट में चाहिए था। अगर आपको अपने डाटे को उस तरह से लुक देनी है जिस तरह से आपके असाइनमेंट्स में, फिर ऐसे नहीं करना, आपने इसको Ctrl+1 करना है। अलाइनमेंट्स में आपको अलाइनमेंट मिलती हैं, यहाँ से आप जस्टिफाई कर लें या जो भी ऑप्शन आप डील करना चाहते हैं ओके करके आप परफॉर्म करें। सो इट विल गॉट इट लाइक दिस। मैं यहाँ पर भी आपको करके दिखाता हूँ। अलाइनमेंट हॉरिजॉन्टल जस्टिफाई कर दें एंड वर्टिकल जस्टिफाई कर दें, कोई भी ऑप्शन आप यहाँ से जो है वो डील कर सकते हैं। ठीक, सही। हमने कहा जी सिलेक्ट किया मैंने डाटे को, सिलेक्ट करने के बाद आपने Ctrl+1 प्रेस किया, आपके पास अलाइनमेंट में जस्टिफाई एंड देन अगेन आपके पास जस्टिफाई के ऑप्शंस हैं। आपने दोनों साइडों पे इसको जस्टिफाई कर लिया तो मुझे ये इस तरह से अवेलेबल नज़र आ जाएगा। कुछ लोग कह रहे हैं सर ये कमेंट्स के आगे लाइन कैसे आएगी, तो देखिएगा कमेंट्स के आगे अगर आपने लाइन लानी है तो आपने यहाँ टाइप किया कमेंट्स। अब अगर आपको इसके आगे लाइन लेके आनी है तो सिलेक्ट करें Ctrl+1। एक मेथड है कि मैंने आपको कहा था बॉर्डर से यूज़ कर लें, ये आपने बॉर्डर लगा दिए। जब आप इसको प्रिंट में लेके जाएंगे, अगर मैं इसका प्रिंट प्रीव्यू आपको दिखाता हूँ तो आपके प्रिंट के अंदर ये जो कमेंट लाइन है वो आपको बिल्कुल लाइन की तरह ही नज़र आएगी जैसे आपको सिंपल लाइन नज़र आती है। लेकिन दूसरा तरीका था, अगर आप अपने डाटा की वर्किंग पे करना चाहते हैं तो फिर आप इस लाइन से नहीं यूज़ करना चाह रहे तो आप इस तरह ना करें, आप ओके करके आप इसी के आगे शिफ्ट माइनस से लाइन लगा लें। तो शिफ्ट माइनस से आपकी अंडरस्कोर वाली लाइन लग जाती है, आप एंटर करेंगे और आपका डाटा जो है वो इस तरह से फॉर्मेट होकर आपको नज़र आना शुरू हो जाएगा। एक सवाल ये आया था कि सर ये दरमियान में लाइनें, याद रखिएगा खाली सवाल पूछने से कुछ नहीं होगा, आप लोगों ने जो है वो अब प्रैक्टिकली काम भेजना भी है ताकि मैं चेक कर सकूं कि आप वर्किंग कितनी हुई है। कि ये डॉटेड लाइन आ जाती है, याद रखें इससे परेशान होने वाली कोई बात नहीं है। ये डॉटेड लाइन दरअसल आपकी प्रिंट लाइन है। तो इसका प्रिंटिंग से सिर्फ ताल्लुक ये है कि जब मैं वर्ड में एक्सेल में इसको प्रिंट आउट करता हूँ, प्रिंटर से इसका प्रिंट लूँगा तो ये यहाँ तक जो है सिर्फ शो करेगा, ये जो बाद वाला एरिया है ये अगले पेज पे शो करेगा। इस प्रिंट लाइन का ये मतलब है, इसका आपकी विजन से, वर्किंग से या व्यू से कोई इम्पैक्ट नहीं है और कोई इससे खराबी नहीं होगी। नेक्स्ट वन हमारे पास ये वर्किंग आ गई, सो आई जस्ट गो एंड डिलीट, मैंने यहाँ से इसको डिलीट कर दिया और आपका जो डाटा है वो इस तरह से आपके पास आ जाएगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये असाइनमेंट भी अब आप सब लोग जो है ईजीली बिल्ड कर लेंगे। नेक्स्ट था टाइम टेबल वाली असाइनमेंट थी, इसमें मर्ज अक्रॉस की प्रैक्टिस थी कि आपने, क्योंकि एक्सेल में आप स्प्लिट नहीं कर सकते, तो मैंने कहा था कि दो सेल्स को अगर मिलाना है तो आप यहाँ से मर्ज अक्रॉस यूज़ करें। याद रखिएगा मैंने आपके लिए लैब अरेंज की थी, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग लैब में ज़रूर अपीयर होंगे और ज़रूर दिखाइएगा कि आपके पास जो है आपने क्या किया है या आपकी वर्किंग कहाँ तक पहुँची है।
मैंने यहाँ पर जाकर मर्ज क्रॉस किया तो मर्ज क्रॉस की ऑप्शन बेसिकली क्रॉस मर्ज जो है वो परफॉर्म करती है, यानी डाटा को क्रॉस मर्ज करने के लिए जो है वो इस ऑप्शन का हम इस्तेमाल करते हैं। तो मेरे पास ये इस तरह से मेरा डाटा जो है वो नज़र आना शुरू हो जाता है। आप उस पर फॉर्मेटिंग कर सकते हैं एंड डिफरेंट वर्किंग परफॉर्म कर सकते हैं। नेक्स्ट आ जाता है टाइम टेबल की एक प्रैक्टिस थी, ए चार्ट है। ए चार्ट के अंदर ये ड्रॉ डाइव कैसे बनानी है, इंसर्ट शेप पे क्लिक करें, शेप में जाकर कोई भी शेप अगर आप किसी भी सेल में ड्रॉ करें तो आप यहाँ जाकर जस्ट इसको ड्रैग करें। जैसे आप इसे ड्रैग करेंगे तो वो आपके तमाम सेल्स के अंदर आपको नजर आएगा। याद रखिएगा आपको कंफर्म होना चाहिए कि सेल वैल्यू क्या होती है। इस वक्त मेरे जो सेल सिलेक्ट है, ये जो एक्टिव सेल है उसके नाम है M7, कॉलम है M और रो है 7। आपने जो भी वर्किंग करनी है उसको आप क्या करो, उसको आप यहाँ जाकर आप लाइट वर्किंग में ले सकते हैं। यानी मैं 2 प्रेस करता हूँ तो मैं कह सकता हूँ कि M7 की जो वैल्यू है वो क्या है, 2 है। आपको ये वैल्यू ऊपर नेम बॉक्स में भी नजर आती है। अगर आपने इस पर कोई फॉर्मेटिंग की होगी तो वो उसके मुताबिक भी वर्कआउट में बदल जाता है। मैंने यहाँ जाके कहा 2 मेरी वैल्यू थी या मुझे यहाँ पे नजर आई। तो इस वक्त अगर मैं इस सेल की बात करूं तो याद रखिए दीज ऑब्जेक्ट्स आर नॉट द पार्ट ऑफ द सेल, ये इसके ऊपर है। एक शॉर्टकट की है Ctrl+6। अगर मैं Ctrl+6 दबाता हूं तो मेरे पास जितने भी मेरे ड्राइंग ऑब्जेक्ट होंगे वो सारे यहाँ से हाइड हो जाएंगे। मैं दोबारा Ctrl+6 दबाऊंगा तो मेरे ड्राइंग ऑब्जेक्ट जो है वो दोबारा मुझे नजर आना शुरू हो जाएंगे। उसके बाद मेरे पास जो वर्किंग है, मैंने आपको ये कहा था कि आपने सिर्फ इसका स्केच बनाना है। तो लास्ट टाइम मैंने आपको कुछ कैलकुलेशन करना बताई, कुछ फार्मूले थे, टेक्स्ट था जो मैंने कहा था रेफरेंस के हवाले से मैं चाहता हूँ कि आप पढ़ लें। लेकिन आज थोड़ी सी बात करते हैं हम इस असाइनमेंट की। याद रखिएगा लॉजिक आपको पहले क्लियर होना चाहिए, तभी आप कह सकते हैं कि आपकी जो वर्किंग है वो किस तरह है। क्या मतलब है इस बात का? अगर मुझे किसी ने कहा कि मेरे पास एक साल दिया हुआ है कि एक साल है, आप बताएं कि इसमें कितने महीने हैं, कितने हफ्ते हैं, कितने डेज हैं, कितने घंटे हैं, कितने मिनट्स हैं या कितने सेकंड हैं, तो मैनुअली पहले मुझे पता होना चाहिए कि एक साल में 12 महीने होते हैं, एक साल में हफ्तों की तादाद 52 है, एक साल में दिनों की तादाद 365 होती है एक कैलेंडर ईयर में। लेकिन जब हम वैसे बात करें, अगर एक कैलेंडर ईयर की बात हो रही है तो 365 दिनों का एक साल होता है। अगर आप इस्लामिक ईयर की बात करें तो 355 दिनों का एक साल होता है। जबकि याद रखिएगा एक अकाउंट्स का जो साल है वो 360 दिनों का होता है। तो दीज आर द 3 बेसिक फैक्ट। मैं इनके मुताबिक फार्मूले लगाता हूँ। अगर मेरे पास एक साल है तो फार्मूला बनेगा 1 मल्टीप्लाई बाय 12। अगर मैं अगले फार्मूले की तरफ जाऊं तो मेरा फार्मूला बनेगा इक्वल, मैंने कहा था एक्सेल में हर फार्मूला इक्वल से स्टार्ट होता है, इक्वल नंबर ऑफ ईयर मल्टीप्लाइड विद 52। मैंने कहा 1 मल्टीप्लाई बाय 52 तो आपके पास ये आ जाता है। इस तरह अगर आपने डेज निकालने हैं तो आप कहते थे कि सर 1 को मल्टीप्लाई कर दें 360 के साथ। बात को समझिएगा, लास्ट टाइम आपको जमा करने के मैंने मुख्तलिफ तरीके बताए। इसका मतलब है कि मल्टीप्लाई करने के भी मुख्तलिफ तरीके हो सकते हैं। लेकिन यहाँ देखें कि मैं कर क्या रहा हूँ, यहाँ मैं कर ये रहा हूँ, मैंने अब कंट्रोल अपॉस्ट्रोफी शॉर्टकट की दबाई है। फार्मूला के अंदर ऑप्शन है शो फार्मूला, कंट्रोल प्लस अपॉस्ट्रोफी इसकी शॉर्टकट की है, आपने इस पर क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे आपके पास आपके फार्मूले जो है वो नजर आना शुरू होते हैं। दोबारा दबाएं, आप फार्मूला इसको शो हाइड कर सकते हैं। याद रखिएगा अगर आप सीए के पेपर में बैठे हैं और आपको MIS का पेपर आया जिसमें एक्सेल से रिलेटेड सवाल पूछा गया है तो वहां पर आपने प्रिंट निकालने से पहले शो फार्मूला की ऑप्शन जो है वो ऑन करनी है ताकि आप अपने फार्मूले दिखा सकें। याद रखिए मैंने यहाँ पर ये वर्किंग की और मुझे ये फार्मूले नजर आ गए। लेकिन हमने ये कहा था कि अगर तो ऐसा ही करना है तो एक्सेल में हम वैल्यूज यूज नहीं करते बल्कि उनके रेफरेंसेस का इस्तेमाल करते हैं। तो 1 की जगह मैंने इसके सेल का रेफरेंस दे दिया, जबकि 12 की जगह मैंने 12 वाले सेल का रेफरेंस दे दिया। इसी तरह इस 1 को भी चेंज कर दें, मैंने 1 को सिलेक्ट किया और इस सेल का रेफरेंस दिया, जबकि 52 की जगह आपने इस सेल का रेफरेंस दे दिया। अगेन इधर मैं गया, मैं यहाँ जाके आई प्रेस एंटर टू कंफर्म, मैं यहाँ गया, मैंने 1 को रेफरेंस दिया और इसी तरह मैंने 360 का रेफरेंस यहाँ पर पास कर दिया। तो ये 3 रेफरेंसेस के साथ डाटा जो है मेरे पास आ गया। अब इसका फायदा क्या है?
इसका फायदा ये है कि कल को मुझे पता चला कि 360 दिनों वाला कैलेंडर नहीं लेना, 365 दिनों वाला कैलेंडर लेना है। सो यू जस्ट गो एंड टाइप 365। जैसे आप एंटर करेंगे आप देखें आपकी वैल्यू तब्दील होगी। तो अब जहां जहां आपके ये रेफरेंस यूज हुए थे वहां वहां वैल्यू खुद ही चेंज हो जाती है। कल को आप कहते हैं सर 1 साल गुजरने के बाद नंबर ऑफ ईयर्स 2 हो गए हैं, जैसे एक लोन कैलकुलेटर होता है उसमें साल बाई साल चेंज होता है। इंशाल्लाह आगे चल के देखेंगे कि एक्सेल में लोन कैलकुलेटर जो अभी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान भी कह रही है कामयाब जवान के तहत एक कैलकुलेटर है वो एक्सेल में कैसे ड्राइव किया गया है, इसको भी देखेंगे। तो देखें जैसे जैसे टाइम मैंने एंटर का, मैंने कहा 2 साल हो गए हैं, आप देखें 2 साल हो गए हैं तो उसमें मंथ वीक और डेज बदल गए हैं। अगर मैं यहाँ कहता हूँ 3 साल हो गए हैं देन आपकी वर्किंग जो है चेंज हो गई है। ये सिर्फ और सिर्फ पॉसिबल हुआ है कि आपने अगर रेफरेंस यूज किए हैं। अगर आपने रेफरेंस यूज ना किए होते तो आपके पास आपका डाटा कभी भी ऑटोमेटिकली अपडेट होता नजर ना आता। लेकिन अब आगे देखिएगा जरा, यहाँ पर थोड़ी सी ना सर्कुलरिटी मुझे डील करनी है। क्या मुझे निकालने ऑर्स। अब ऑर्स और ईयर में डायरेक्ट रिलेशन कोई नहीं है। ऑर्स होते हैं 24 एक दिन के अंदर। इसका मतलब है कि ऑड्स को अब मुझे लिंक करना है नंबर ऑफ डेज के साथ, तो वो डायरेक्ट लिंक होगा ऑड्स के साथ। तो इसका फार्मूला बनेगा इक्वल 3 नंबर ऑफ ईयर्स मल्टीप्लाई बाय 365। ये 3 सालों में दिनों की तादाद आ गई। मैंने इस तादाद को मल्टीप्लाई करवा दिया 24 के साथ। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि आपने पहले ये हिस्सा किया और फिर आपने मल्टीप्लाई किया 24 से। तो ये मेरे पास क्या आ जाएंगे? ये आ जाएंगे 26,280 3 सालों में मेरे घंटे। लेकिन इसमें एक चीज तो मैं ये वाला हिस्सा तो मैं पहले ही कैलकुलेट कर चुका हूं। तो मैं अगर इसकी जगह लिख दूं 1095 तो एंटर करने पर आंसर में कोई फर्क नहीं आया, 26,280 आंसर आया है। तो मैं क्यों ना ऐसा करूं कि इसकी जगह मैं ये वाला रेफरेंस यूज कर लूं। यानी अगर मेरे पास नंबर ऑफ डेज निकले हुए हैं तो उनको 24 से मल्टीप्लाई करने पर मेरे पास क्या हो जाएगा? मेरे ऑड्स आ जाएंगे। और अगर मैं कहता हूं कि मैं 24 के साथ मल्टीप्लाई करता हूं तो उसका रेफरेंस दे दूं तो ये आपका रेफरेंस बन जाएगा। अब देखिए मैं यहाँ 1 करता हूँ। एक साल में घंटे होते हैं 8,760। सो एक्चुअली हुआ ये कि इससे ये अपडेट हुआ, इससे ये अपडेट हुआ। अब मैं इस रिलेशन को देखना चाहता हूँ। मैं यहाँ क्लिक करता हूँ, मैं कहता हूँ ये वाला फार्मूला किस सेल पर बेस करता है, डिपेंड किस पे कर रहा है। मैं इसके ट्रेस प्रेसिडेंट जो है वो चेक करता हूँ। जैसे मैंने ट्रेस प्रेसिडेंट, देखिएगा फार्मूलाज के अंदर एक ऑप्शन है ट्रेस प्रेसिडेंट। आपने प्रेसिडेंट पे क्लिक किया, ये आपको क्या करना है? ये आपके पास जो है आपका जो डाटा है उसके प्रेसिडेंट दिखा रहा है। कैसे? आपने देखा यहां से 24 था तो वो कह रहा है कि एक तो ये पहले इसके ऊपर बेस करता है और फिर इसके ऊपर बेस करता है, यानी इनके दरमियान कोई प्रोसेसिंग मल्टीप्लाई आपने की है और आपका डाटा जो है वो बिल्ड हो गया है। यानी आपका, अगर मैं कहता हूँ ये किस पे डिपेंड करता है तो देखिएगा इसके प्रेसिडेंट कौन है? ये हैं, जबकि इसके प्रेसिडेंट्स कौन है? ये हैं। तो आप देख सकते हैं एक्चुअली ये इसके और इसके मतलब मिक्सचर से बना है, जबकि ये बना था इसके और इसके मिक्सचर से। आप इस तरह से प्रेसिडेंट्स देख सकते हैं। मुझे नहीं अच्छे लग रहे ये एरो, मैं यहाँ नहीं देखना चाहता। रिमूव एरो पे क्लिक कर दें, आपके एरोस खत्म हो जाएंगे। नाउ व्हाट आई सी, मैं ये देखना चाहता हूँ कि कौन सा वो सेल है जो इस पर डिपेंड कर रहा है। तो ये इस पर डिपेंड कर रहा है। देखना चाहता हूँ कैसे देखूंगा? ट्रेस डिपेंडेंट्स, आपने डिपेंडेंट्स पे क्लिक किया सो इट विल से कि इस पर ये वाला सेल डिपेंड कर रहा है। तो आप इस तरह डिपेंडेंट्स या अगर डिपेंडेंट्स के बगैर देखना चाहते हैं तो वो भी देख सकते हैं। और अगर आप इन एरोज को प्रेसिडेंट्स या डिपेंडेंट्स रखना चाहते हैं, दूसरे ख़त्म करना चाहते हैं तो वो भी आप यहाँ से अलग अलग भी कर सकते हैं। लेकिन मुझे अगला काम ये करना है कि मुझे पता लग गया कि एक साल में इतने घंटे हैं, मुझे इस पर मिनट्स निकालने हैं। तो आई जस्ट गो देयर इक्वल, मैंने कहा ऑड्स वाले सेल को मल्टीप्लाई करवा दो किसके साथ? 60 के साथ, तो वो आपके निकल आएंगे मिनट्स। और इसी तरह मैं कहता हूँ कि मैं मिनट्स को अगर मल्टीप्लाई कर दूँ 60 से तो वो मेरे पास निकल आएंगे सेकंड्स। तो आई एम वेरी हैप्पी विद दिस कि एक्सेल में मेरे पास ये निकल आया। कल को अगर मैं यहाँ सिर्फ चेंज करके 2 करता हूँ
तो आप देखें आपका डाटा ऑटोमेटिकली अपडेट हो गया। लेकिन एक मज़े की बात वो है, कल को मुझे याद आया नहीं अकाउंट्स के ही साल की बात करनी है, 360 की बात करनी है, 365 की बात नहीं करनी। मैंने यहाँ पे 360 लिखा और मैं एंटर प्रेस करता हूँ, तो जैसे ही मैंने यहाँ पर एंटर प्रेस किया आप देख सकते हैं कि एंटर प्रेस करने पर आपका जो डाटा है वो ऑटोमेटिकली ये अपडेट हुआ, क्योंकि ये रेफरेंस यहाँ पर यूज़ हो रहा था, ये अपडेट हुआ, ये रेफरेंस यहाँ यूज़ हो रहा था, ये अपडेट हुआ, ये रेफरेंस यहाँ यूज़ हो रहा था तो ये अपडेट हुआ। तो आपका सारा डाटा ऑटोमेटिकली अपडेट हो गया है। यही वजह है कि एक्सेल की प्रायोरिटी यही है कि आप एक जगह तब्दीली करते हैं, जहाँ जहाँ उसका रेफरेंस यूज़ होना था वो ऑटोमेटिकली एक्सेल अपनी ताकत को यूज़ करते हुए, अपने रेफरेंसेस को, अपने अलजेब्रिक कैलकुलेशंस को यूज़ करते हुए उन रेफरेंसेस को ऑटोमेटिकली अपडेट कर देता है। तो जब ये ऑटोमेटिकली इन चीज़ों को अपडेट कर देता है तो आपका जो डाटा है वो ऑटोमेटिकली अपडेटेड फॉर्म में आपको नज़र आना शुरू हो जाता है। तो आप इस तरह से देख सकते हैं, आज जिस बॉक्स की मैंने आपसे बात की वो बॉक्स है आपका कौन सा, उस बॉक्स का नाम है फार्मूला ऑडिटिंग। आज हमने थोड़ी सी इसकी बात की, इस हिस्से की। इसी हिस्से में एक और ऑप्शन है वॉच विंडो की। ये क्या होती है देखिएगा ज़रा, मैं चाहता था कि आप कहते हैं कि सर यहाँ पर तो चले 360 नज़र आ रहा है ना, तो एक्चुअली मैं ये चाहता हूँ कि इसके रिजल्ट्स पहले मुझे ये वाला रिजल्ट भी नजर आए। अभी तो ये इसी स्क्रीन पर मौजूद है, लेकिन अभी मैं एक एग्जांपल लेता हूँ। मैंने कंट्रोल एन किया, मेरी एक फाइल ये है, मैं इस पर क्लिक करता हूँ और इसमें मैं लिख देता हूँ 100, सारी वैल्यूज लूँगा, थोड़ा बड़ा करके दिखाता हूँ, थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ। 100 मैंने यहाँ पर लिखा, देन आई प्रेस शीट 2 पे गया और यहाँ मैं किसी और सेल के अंदर 200 लिखता हूँ। इसको भी थोड़ा जूम कर लेता हूँ ताकि आपको नज़र आए। प्लस दबाता हूँ, एक और शीट पे गया, यहाँ मैंने जाके कहा इक्वल शीट 1 पर जाकर 100 इसमें जमा करो, ये ऊपर फार्मूला लिखा हुआ आ रहा है, शीट 2 पर जाकर 200 और आंसर दिखाओ। अब देखिए मेरा फार्मूला क्या बना, मेरा फार्मूला बना है शीट 1 पर C3 की वैल्यू जमा करो शीट 2 पर X3 की वैल्यू और आप आंसर देख लो। तो मैं बड़ा खुश था, मुझे अंदाज़ा है कि यहाँ मेरा 100 है तो यहाँ 200 है, तो ये मेरा 300 आंसर आ गया। लेकिन अब मसला ये है कि मुझे नज़र नहीं आ रहा कि वहाँ पर क्या चेंजिंग हुई, तो कहीं ये गलती ना हो गया हो। तो मुझे बार बार इन शीटों पर स्विच करके देखना पड़ता है कि वहाँ क्या है। फिर हम करते ये हैं कि हम अपने पास शीट पे जाते हैं और फार्मूलाज के अंदर एक ऑप्शन है वॉच विंडो की, यहाँ से हम उस सेल के ऊपर क्लिक करके वहां पर अपनी ऐड वॉच कर देते हैं। देखिएगा मैं इसको ऐड कर देता हूँ, ये मेरे पास यहाँ आ गया। बुक का नाम बुक 1 है, शीट पर 1 है और उसका C3 सेल है और उधर 100 लिखा हुआ है। ठीक है, बिल्कुल इसी तरह मैं दूसरी शीट पे गया, ये 200 वाले सेल पे क्लिक करके इस पर वॉच लगा दी, ओके कर दिया। अब एक दोनों सेल मुझे यहाँ नजर आ रहे हैं। अब मैं अपनी तीसरी शीट पे जाता हूँ एंड यू विल सी कि आपकी जो वॉच है आप यहाँ सेट कर सकते हैं, आपकी मर्जी है। अब आप ऑटोमेटिकली देख रहे हैं कि यहाँ से ये है, ये है, ये। मैं यहाँ जाता हूँ, आई जस्ट सी इट आउट लाइक Z150 यहाँ कर देता हूँ। तो देखिए जैसे मैंने यहाँ 150 किया तो मुझे दूसरी शीट पे जाने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज वो मुझे कह रहा है शीट 1 पर C3 150 है, C2 जो है वो H2 की वैल्यू 200 है, सो यू विल गॉट इट 350। सो आई एम वेरी हैप्पी ऑन दिस कि मेरे पास ये मेरा डायरेक्ट आंसर जो है वो आ गया है। सो वॉच विंडो आप ऑन ऑफ कर सकते हैं, कभी भी देख सकते हैं। बट नाउ व्हाट आई वांट, मुझे नज़र तो आ रहा है लेकिन ये फार्मूले हुए कैसे हैं या ये वर्किंग कैसे हुई है, कुछ इस पे बात करते हैं। मसलन ये फार्मूला कैसे बना, आई डोंट वांट टू सी दिस वॉच हियर, सो आई जस्ट क्लोज इट। मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, मैं इसके फार्मूले के अंदर कैलकुलेशन होती देखना चाहता हूँ क्या हो रहा है, यहाँ तक सेकंड कैसे निकले हैं। आपके पास ऑप्शन है इवेल्युएट फार्मूला, आप इस पर क्लिक करें। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे आपके पास एक डायलॉग बॉक्स खुलेगा जिसका नाम है इवेल्युएट फार्मूला, और इस इवेल्युएट फार्मूला के अंदर मेरे पास जो ऑप्शन है वो क्या है, वो आपके पास इस तरह आ गई है। मैंने क्या कहा जी, मैंने यहाँ पर जाके कहा कि मेरे पास J9 और K13 ये वो फार्मूला है जो इधर लिखा हुआ है, आप यहाँ देख सकते हैं J19 और K13 ये आपके पास यहाँ लिखा हुआ आ रहा है। आप चाहते हैं कि इस फार्मूले को वैल्यूएट करें, यानी देखें कि J19 का आंसर क्या है, तो J19 में ये आंसर है। मैं एवेल्युएट नहीं करना चाहता, मैं चाहता हूं कि अगर वहां कोई फार्मूला लिखा हुआ है तो वो फार्मूला दिखाए। तो आप इस सेल के अंदर चले जाएं, स्टेप इन। स्टेप इन किसी सेल के अंदर जाने के लिए होता है,
जबकि एवेल्यूएट, अब वो कह रहा है वहां पर भी ये काम हुआ, मैं उसके भी अंदर चला गया, उसके भी अंदर चला गया, उसके भी अंदर चला गया, तो आखिर एवेल्यूएट हो गया है कि उस सेल के अंदर 2 लिखा हुआ है। मैं कहता हूँ ठीक है, यानी ये वाला सेल मिला मुझे, यहाँ 2 लिखा हुआ है, मैं वापस आता हूँ, स्टेप आउट 2, इसके H13 में आना है, H13 में डायरेक्ट 360 है, मैं डायरेक्ट एवेल्यूएट करता हूँ, देखें एवेल्यूएट, यहाँ से 720 आ गया, ये आप देख सकते हैं। फिर बाहर आ जाए, 720 ज़रब 24, 17,280, या गुड, स्टेप आउट। याद रखिए अभी फार्मूले छोटे हैं, जब फार्मूले बड़े होंगे तो एवेल्यूएट फार्मूला की ऑप्शन आपके लिए बहुत ज़्यादा अहमियत की हामिल होगी। आई जस्ट गो विद एवेल्यूएट फार्मूला एंड गेट आउट फ्रॉम दिस। सो हियर वी हैव 6 व्हाट इज गाइड हाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 6,220,000, सॉरी इट्स 62,208,000, ये आंसर आपके पास आ गया। सो आई जस्ट गो एट रीस्टार्ट। आप बार बार करके देख सकते हैं। मैं चाहता हूँ खुद समझें, खुद करें, खुद इम्प्लीमेंट करें, और ये फार्मूला ऑडिट का पूरा बॉक्स आज आपकी तरफ हो गया है। मैं कहता हूँ नहीं, कैलकुलेशन नहीं होनी चाहिए इस सेल में, आप अपनी कैलकुलेशंस को मैनुअल कर दें। अब देखिए मैं कहता हूँ यहाँ पर 365 है, जैसे मैंने यहाँ 365 लिखा कुछ भी अपडेट नहीं हुआ, क्यों? क्योंकि आपने अपनी कैलकुलेशन मैनुअल की हुई है। आप किसी खास डेटा के लिए या सब के लिए ऑटोमेटिक कर लें, देखिए सारे खुद ही अपडेट हो गए। आप चाहते हैं नहीं सर हमने इसको मैनुअल किया हुआ है, और मैं सिर्फ एक दफ़ा चाहता हूँ कि मैं ये कैलकुलेशन अपडेट करूँ, कैलकुलेट शीट करें। कैलकुलेट शीट सिर्फ इसी शीट पे होगा, जबकि कैलकुलेट नाउ हर चीज़ की कैलकुलेशन होगी। हम एक्सेल में मोस्टली इसको नहीं छेड़ते और इस ऑप्शन को एवेल्यूएट ऑटोमेटिक पर रखते हैं, ताकि आपकी कैलकुलेशन जो है वो ऑटोमेटिकली अपडेट होकर आपको नज़र आ सकें। तो मेरा डाटा इस तरह से अपडेट होता है। मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि फार्मूला ऑडिट की जो ये ऑप्शंस हैं ये अब दोनों आपकी तरफ क्लियर हो गई हैं, इनको आप अच्छे तरीके से इम्प्लीमेंट करेंगे। यहाँ तक कोई क्वेश्चन पूछना चाह रहे हैं तो पूछ सकते हैं।